हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिसको टाइटल दिया गया है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और हमारा पहला टॉपिक है वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। जानने की कोशिश करेंगे इस इंडेक्स में क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत का स्थान क्या है। तो ध्यान से सुनिए, समझिए। हाल में ही इस इंडेक्स को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। जारी किए गए इस इंडेक्स में भारत को 174 देशों में से 116वां स्थान मिला है। यानी कि इस इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिली है वो 116वीं रैंक मिली है और स्कोर मिला है 0.49। यानी कि एक नंबर में से भारत को जो नंबर मिला है वो मिला है 0.49। यानी कि इस इंडेक्स को 0 से 1 के बीच में देखा जाता है, जहां 0 की जो स्थिति है वो सबसे निम्न है और वहीं 1 सबसे उच्च है। और आपको याद रखना है, इस इंडेक्स में एक स्थान किसी को भी नहीं दिया गया है। यानी कि एक जो स्कोर है वो किसी को भी नहीं दिया गया है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। 2018 के मुकाबले इसमें भारत के स्कोर में सुधार हुआ है। इंडेक्स में बताया गया है कि कोविड-19 के कारण मानव पूंजी निर्माण की गति में अधिक गिरावट आई है। इस इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि किस तरह कोविड-19 ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा कौशल की दर की जो सीखने की दर थी उसमें कितनी गिरावट की है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस इंडेक्स में 0 से 1 के बीच स्कोर दिया जाता है, जहां 0 का मतलब है, मैंने अभी बताया, सबसे निम्न स्थिति, तो वहीं 1 का मतलब है सबसे उच्च स्थिति। और मैंने बताया कि इस इंडेक्स में एक स्थान यानी कि एक स्कोर किसी भी देश को नहीं दिया गया है। तो चलते हैं आगे, कुछ और बातें देखते हैं इसके बारे में। अब क्वेश्चन उठता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के पैरामीटर्स क्या हैं, यानी कि किस किस चीज को देखा जाता है। तो सबसे पहले सर्वाइवल, यानी कि चिल्ड्रन हु डोंट सर्वाइव डोंट ग्रो अप बिकम फ्यूचर वर्कर्स। यानी कि ये देखा जाता है कि बच्चों का सर्वाइवल कितना है, लोग कितने साल तक जी पाते हैं। दूसरा देखा जाता है स्कूल, क्या बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, अगर मिल रही है तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये देखा जाता है। तीसरा हेल्थ देखा जाता है। इन 3 चीजों को बेस बनाकर इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, सर्वाइवल, स्कूल और हेल्थ को इसमें शामिल किया जाता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है खबरों में रहा कुरुबा समुदाय। जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हाल में ही कर्नाटक में रहने वाली कुरुबा समुदाय के द्वारा अपने आप को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए एक बड़ी रैली की गई और उन्होंने सरकार के द्वारा आग्रह किया कि सरकार, जो राज्य सरकार है, वो केंद्र सरकार को ये लिखे कि उनके समुदाय को एसटी समुदाय में शामिल किया जाए। इस वजह से ये समुदाय काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। और कहां का रहने वाला है, तो कुरुबा समुदाय है कर्नाटक का। और ये पारंपरिक रूप से क्या है, भेड़ पालक समुदाय है। ये भी आपको याद रखना है, ये पारंपरिक रूप से एक भेड़ पालक समुदाय है। अब देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसटी समुदाय के लिए, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी समुदाय के लिए, आपका शेड्यूल जो ट्राइब कास्ट है, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अनुच्छेद 366 क्लॉज 25 में अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनको अनुच्छेद 366, ठीक है, अब क्लॉज 25 में अनुसूचित किया गया है, बताया गया है कि वो क्या है। इसके अलावा अनुच्छेद 340 क्लॉज 1 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 342 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को क्या दे सकते हैं, अनुसूचित जाति का दर्जा दे सकते हैं। ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा जो दूसरा है, अनुच्छेद 342 क्लॉज 2 के अनुसार संसद किसी भी जाति को इस सूची में शामिल कर सकती है और किसी भी जाति को बाहर कर सकती है। यानी कि हमारे संविधान में यहां पर संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। किसके बारे में, तो मैंने बताया अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ये आपको याद रख लेना है अच्छे से। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है यारलुंग नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध। हाल में ही चीन की सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यह यारलुंग नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं। यानी कि ये यारलुंग नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाएंगे। आपको याद रखना है, यारलुंग नदी को इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। यानी कि यारलुंग नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, जबकि तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। एक अनुमान के अनुसार इसमें 60 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा और चीन द्वारा 2060 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल होने के लक्ष्य में मदद इससे मिलेगी। जो चीन के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि
2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। और कौन सी नदी पर? यारलुंग नदी पर, जिसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा हम इस नदी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये नदी निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में एक जगह है मानसरोवर लेक, वहां से ये मानसरोवर लेक के पास से ये नदी निकलती है। जब ये नदी यहां से निकलती है तो तिब्बत में जब एंटर करती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और सांगपो के बाद फिर ये इंडिया में यहां पर यू टर्न लेकर ये एंटर करती है इंडिया वाले रीजन में। तो इसमें शुरुआत में इसको क्या कहा जाता है? इसको दिहांग कहा जाता है। लेकिन इसमें कई सारी नदियां मिल जाती हैं। जब ये असम में पहुंचती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इस तरह इस नदी के कई सारे नाम अलग अलग जगह पर लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है, हाल में ही चीन के द्वारा घोषणा की गई है कि वह इस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहे हैं। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए अच्छे से। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो हमने बात की अभी यारलुंग नदी के बारे में, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है साइबर वॉलंटियर्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। हाल में ही केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह साइबर वॉलंटियर्स की भर्ती करेंगे। देखो, पिछले कुछ सालों में हमारे देश में साइबर क्राइम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जब साइबर क्राइम का लेवल बढ़ा है तो ऐसे में भारत सरकार ने इस बात पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि वह साइबर वॉलंटियर्स की भर्ती करेंगे। अब ये वॉलंटियर्स करेंगे क्या? तो यह चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फेक न्यूज, चरमपंथ, एंटी सोशल गतिविधियों पर नजर रखेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये सारा काम कौन करेगा? साइबर वॉलंटियर्स करेंगे। अब यह गृह मंत्रालय की देखरेख में इस पहल को, यानी कि साइबर वॉलंटियर्स को बेसिकली आप कह सकते हो भर्ती करने की पहल को सर्वप्रथम त्रिपुरा व जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। यहां पे देखो, गवर्नमेंट लुक्स फॉर साइबर वॉलंटियर्स टू रिपोर्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज। ये यहां पर बताने की बात की गई है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रिपोर्ट करने के लिए सरकार क्या करेगी? इन साइबर वॉलंटियर्स की भर्ती करेगी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। जानने की कोशिश करेंगे 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का। इसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 14 फरवरी को किया गया। यानी कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन कूच बिहार कहां पर है? वो है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसका उद्घाटन किया गया। राज्य में इसका आयोजन अलग अलग जगह पर किया जाएगा, जैसे कि 14 से 16 फरवरी के बीच कूच बिहार में, 22 से 24 फरवरी के बीच दार्जिलिंग में, तथा 27 से 28 फरवरी के बीच इसका आयोजन मुर्शिदाबाद में किया जाएगा। ये यहां पर बताने की कोशिश की गई है। 2015 में इस आयोजन 2015 से इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इस महोत्सव में रंगमंच, संगीत, कला, नृत्य आदि का आयोजन किया जाता है। जो यहां पर बताने की कोशिश की गई है कि 11th राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां पे होगा? तो मैंने आपको बताया इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में किया जाएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहां पे देखो कटआउट लगा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट है। ये बताया गया अहेड टू राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, टूरिज्म मिनिस्टर सेज बंगाल कल्चर मस्ट बी प्रिजर्व। तो बंगाल के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है कोको उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान। ध्यान से सुनिएगा। हाल में ही जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यह घोषणा की गई है कि कोको के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। और आपको याद रखना है, कोको मुख्य रूप से चॉकलेट बनाने के काम आता है। तो थोड़ा सा हम कोको के बारे में समझ लेते हैं। यह है क्या? कोको एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे उगाने के लिए अधिक पानी तथा छाया की जरूरत होती है। यह अमेजन घाटी की स्थानीय फसल है। याद रखना है, यह क्या है? अमेजन घाटी की स्थानीय फसल है। तो जानते हैं कोको के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, कोको एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसे उगाने के लिए अधिक पानी तथा छाया की जरूरत होती है। और आपको अच्छे से याद रखना है, यह अमेजोन घाटी की स्थानीय फसल है, यानी कि यह भारतीय फसल नहीं है। यह अमेजोन घाटी की यानी कि दक्षिण अमेरिका के देशों की मुख्य फसल है। और इसे सबसे अधिक बड़े उत्पादक कौन है? तो इसके वर्तमान में आइवरी कोस्ट है, घाना है, इक्वाडोर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो आपको याद रखना है कोको के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है वो है नारायणी सेना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह CAPF फोर्स के तहत नारायणी सेना के नाम से एक नई बटालियन बनाएंगे। यानी कि हाल में ही हमारे गृह मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि CAPF के तहत फोर्सेस के तहत नारायणी सेना नाम से एक नई सेना बनाई जाएगी। और इसका नाम पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के योद्धाओं के नाम पर रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर एक नारायणी सेना हुआ करती थी उनके अंदर। तो इसी वजह से उसका नाम रखा जाएगा। आगे बात करते हैं। भारत की लघु फिल्म बिट्टू ऑस्कर की टॉप
10 की सूची में शामिल हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत ने जल्लीकट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा था, यानी कि भारत की जो बिट्टू फिल्म है उसको टॉप 10 में शामिल किया गया है, जबकि भारत सरकार ने जल्लीकट्टू के लिए भेजा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिट्टू जो फिल्म है उसको ऑस्कर में शामिल किया गया है, वो भी टॉप 10 में। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है खबरों में रही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का संबंध निम्न में से किससे है। यानी कि अभ्यास प्रश्न के पास हम पहुंच चुके हैं और उसमें पूछा है कि खबरों में रही जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है जर्मनी और बेलारूस से, ऑप्शन बी है रूस और जर्मनी से, ऑप्शन सी है अमेरिका और मैक्सिको से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से किससे है नॉर्थ ईस्ट पाइपलाइन का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो और ऐसे ही इसमें कई और प्रोग्राम चलाए जा सकें। जैसे कि हम रोज 9 बजे एक लाइव प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है थिंक प्रीलिम सीरीज, जिसके अंतर्गत यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीएससी इसके लेवल के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कैसे उनको टैकल करेंगे। इसलिए वो सीरीज चलाई जा रही है। इसके अलावा थोड़ा सा मेरा प्लानिंग और है। मैं चाहता हूं कि जो लक्ष्मीकांत सर के द्वारा पढ़ाई गई पॉलिटी है, इसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, उनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा सॉल्व कराया जाए। अगर आपकी सपोर्ट मिला तो ये सीरीज भी जल्द शुरू होगी। अपना जैसा भी सुझाव हो वो मुझे दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।